आज हमारे लिए सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं, बल्कि वो टॉक्सिक थॉट्स हैं जो हर समय हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हम खुद ही अपनी सोच के गुलाम बन गए हैं। आत्मग्लानि, पछतावा, दूसरों से कंपैरिजन हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। कोई बात जो आपको बुरी लग गई है वो दिल से उतरती ही नहीं। कोई खुशी आपको ज्यादा समय तक खुश रख पाती नहीं। हमारा दिमाग हर छोटी से छोटी बात पर भी ओवर रिएक्ट करता है, क्योंकि अब हमारे दिमाग को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ना आपकी बॉडी का, ना आपके फ़ोन का, बल्कि आपके माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन। इसी बारे में एक्सप्लेन करती है सेडमैन हॉर्नेट की ये किताब, डिटॉक्स योर माइंड। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने टॉक्सिक थॉट्स को पहचान कर धीरे धीरे अपने माइंड को साफ करें और माइंड को फिर से क्लियर, फोकस्ड और पीसफुल बनाएं। इस किताब का हर लेसन एक अलग तरह की मानसिक लड़ाई का सलूशन देगा। ओवर थिंकिंग, पास्ट का कोई गिल्ट, कंपैरिजन, जजमेंट का डर, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस किताब में मिलेगा। नए एग्जाम्पल्स, नए टिप्स और हर बात हम सबसे रिलेट करने वाली और दिमाग को छू लेने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने माइंड को अंदर से साफ करने की इस जर्नी के पहले लेसन में बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और आपकी ये सोच कभी खत्म ही नहीं होती है। सुबह उठते ही दिमाग दौड़ने लगता है कि आज क्या करना है, कल क्या गलत हुआ, लोग क्या सोचते हैं, क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं। हर बात को एनालाइज करना, हर बात में मीनिंग ढूंढना, यही ओवर थिंकिंग है। सेडमैन हॉर्नेट इस लेसन में बताते हैं कि यही सोचने की ओवरलोडिंग हमारे मेंटल डिटॉक्स में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से इस लेसन की शुरुआत होती है। जब दिमाग ज़्यादा सोचता है तो क्लैरिटी कम हो जाती है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग कोई तार्किक प्रक्रिया नहीं है, ये इमोशनल ओवरड्राइव है। जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तब हमें गिल्ट महसूस होता है, और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें डर महसूस होता है, और जब दोनों मिलते हैं तो वर्तमान की शांति कहीं खो जाती है। लेखक कहते हैं कि ज़्यादा सोचना अक्सर लोगों को प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन वास्तव में यही आपकी तरक्की की राह में रोड़ा रहता है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको लगता है कि आप कोई बुद्धिमत्तापूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओवर थिंकिंग साइलेंटली आपके जीवन का हर हिस्सा खराब कर रहा होता है। आप निर्णय नहीं ले पाते, आप एक्शन नहीं ले पाते, और सबसे ज़्यादा डेंजरस बात, आप खुद से कट जाते हैं। ओवर थिंकिंग आपको कंफ्यूज बना देता है, एंग्जियस करता है, और खुद पर भरोसा करना आपको सीखने ही नहीं देता। यानी आप खुद पर भरोसा कर ही नहीं पाते। ओवर थिंकिंग इतना स्लो पॉइजन है कि आपको पता भी नहीं लगता, और आपकी एनर्जी, आपका खुद पर विश्वास और आपका सुकून सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यहाँ एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं। ये लड़की हर सुबह सोकर उठते ही पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन करती है, व्हाट्सएप ओपन करती है और फिर दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है, और यहीं से उसके मन में एक रेस शुरू हो जाती है। मेरे जैसी दिखने वाली वो लड़की एक इन्फ्लुएंसर बन गई है, और मैंने तो अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया, क्या मैं पीछे रह गई हूँ। वो दिन भर कुछ भी करती रहे, ये थॉट्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब वो सोती है तो भी उसके दिमाग में वही कंपैरिजन, वही गिल्ट, वही सवाल गूंजते रहते हैं। यहाँ उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही दिमाग है, जो हर समय उसकी कमियों की उसको याद दिलाता रहता है। लेखक कहते हैं कि आपके विचार सच नहीं है, वो सिर्फ दिमाग का शोर है। मतलब आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन है। ओवर थिंकिंग आपको एक आभासी दुनिया में ले जाता है, जहाँ सब कुछ गलत लगता है और कुछ भी क्लियर नहीं होता। लेखक बताते हैं कि ओवर थिंकिंग तब होती है जब माइंड को इमोशनल पेन प्रोसेस करने का तरीका नहीं आता। माइंड एनालिसिस का इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि वास्तव में आप खो चुके होते हैं। इस किताब के अनुसार हर इमोशन को डिसेक्ट करना बंद करें। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, ये बार बार सोचने से इमोशन प्रोसेस नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश आप मत कीजिए।
लाइफ में हर चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं होता और ना ही होना चाहिए। सोशल मीडिया या कांस्टेंट बिजी रहना ये सोल्यूशन नहीं है। एक नोटबुक लेकर दिन भर के सारे थॉट्स आप उसमें नोट कर लीजिए। इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ लिखिए। इससे दिमाग हल्का होता है। सिर्फ 10 मिनट ऐसा रखिए जहां आप सोच सकते हैं और उस सोच को लिख सकते हैं। उसके बाद थिंकिंग बंद करके एक्शन लीजिए। सेल्फ टॉक यानी कि खुद से करने वाली बातचीत का तरीका बदलिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसकी जगह मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ। साइलेंट वॉक की आदत डेवलप कीजिए। हर दिन 10 मिनट बिना फोन के अकेले टहलिए, अकेले प्रकृति के साथ वक्त बिताइए। इससे ब्रेन रीसेट होता है और क्लैरिटी मिलती है। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर के माध्यम से हमें समझाता है कि ओवर थिंकिंग कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक ट्रैप है और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते आपको कोई स्पष्टता, कोई एकाग्रता और कोई सुकून नहीं मिल सकता। ये चैप्टर एक तरह से शुरुआत है माइंड को फिर से डिटॉक्स करने का, जिसका पहला कदम होता है माइंड की आवाज से दूरी बनाना और दिल की आवाज के करीब जाना। अब बात करते हैं सेकंड लेसन की। आपने कभी नोटिस किया है कि आप थक तो जाते हैं लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं होता है। आप अकेले बैठे होते हैं लेकिन आपका दिमाग अंदर ही अंदर कुछ बोलता रहता है, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है ही नहीं, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। ये आवाज़ बाहर नहीं आती है लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है और यही असली मेंटल पोल्यूशन है जिससे डिटॉक्स योर माइंड किताब हमें बचाने का तरीका बताती है। हर इंसान के दिमाग में एक इनर क्रिटिक बैठा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलता रहता है। ये वॉइस कभी मोटिवेट नहीं करती, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करती है, डराती है और आपको खुद पर शक करना सिखा देती है। लेखक कहते हैं कि ये आवाज़ हमारी कंडीशनिंग से आती है। स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स, सोसाइटी, जहाँ हमने बार बार सुना परफेक्ट बनो, गलतियाँ मत करो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे वो आवाज़ ही हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट साउंड ट्रैक बन जाती है और हम खुद को समझने के बजाय खुद से लड़ते रहते हैं। जब आपका मन ही आपके खिलाफ हो जाए तो बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। आप अपना सब कुछ बिगाड़ने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी एनर्जी को नष्ट कर देते हैं, मोटिवेशन को मार देते हैं और सबसे खतरनाक, आपको खुद पर यकीन करना सीखने ही नहीं देते। इनर नॉइस वो इनविजिबल जर्नी है जो आपको हर दिन नीचे गिराता रहता है। अब बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जो हर रोज जिम जाता है और परफेक्ट बनना चाहता था। जब वो जिम गया तो बॉडी देखकर बोला कि मैं कभी फिट नहीं बन पाऊंगा। जब उसने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की तो माइंड ने बोला तुम्हारा मजाक बनेगा। और जब उसने यूट्यूब पर पहला वीडियो डाला तो खुद ही कहा कि किसी को क्या फर्क पड़ेगा। उसका दिमाग उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता क्योंकि उसकी सोच आत्मसंदेह और आलोचना से भरी हुई थी। यही कहानी हजारों लोगों की है जो दिखने में कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। लेखक कहते हैं कि आपका माइंड एक कहानी सुनाने वाला है, सच्चाई बताने वाला नहीं। मतलब जो कुछ भी आपके अंदर आप सुनते हैं वो सच नहीं होता, वो सिर्फ एक पुरानी कैसेट है जो बार बार रिपीट होती रहती है। लेखक कहते हैं कि इनर वॉइस एक हैबिचुअल पैटर्न है और इसे चुप करने के लिए आपको सोच के खिलाफ सोच नहीं करनी बल्कि सोच को ऑब्जर्व करना सीखना है बिना रिएक्ट किए। हर नेगेटिव थॉट से लड़ाई नहीं करें। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है पूछना बंद कीजिए। हर थॉट को फिक्स करना जरूरी नहीं होता। मन को जबरदस्ती साइलेंट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि जितना आप रोकेंगे दिमाग उतना ही भागेगा। खुद को बार बार जज मत कीजिए। मैं ऐसा क्यों हूँ की जगह ये पूछिए कि मैं खुद से कैसे बात कर सकता हूँ। माइंड ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन 5 मिनट चुप बैठिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस माइंड जो सोच रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए जैसे कोई मूवी चल रही हो। स्लोली माइंड खुद ही शांत होने लगता है। अपने इनर क्रिटिक को नेगेटिव वॉइस का नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए जैसे ओल्ड जज, और जब वो बोले तो इंटरनली कहिए थैंक्स फॉर शेयरिंग ओल्ड जज।
जब माइंड बोले तुम बेकार हो, तो आप कहिए मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन या कामिंग म्यूजिक सुनिए, इससे सबकॉन्शियस माइंड रिवायर होता है। डिटॉक्स योर माइंड ये सिखाता है कि मन की आवाज़ को म्यूट करना ज़रूरी नहीं है, उसे समझना ज़रूरी है। इनर क्रिटिक को जवाब देना ज़रूरी नहीं, उसे पहचानना और डिस्टेंस देना ज़रूरी है। जब आप खुद से दोस्ती करना सीख जाते हैं, तब आपका मन आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। यही मेंटल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। लेसन 3, स्टिल स्टक इन द पास्ट, लेट इट गो। इस चैप्टर की शुरुआत इस कड़वी सच्चाई से होती है कि कई लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में उनके बीते हुए कल की जंजीर बंधी होती है, जो अब सुधारी नहीं जा सकती। वो रिश्ते जो अब लौट कर नहीं आने वाले, फिर भी हमारा मन बार बार उन्हीं पलों में लौट जाता है। काश उस वक्त मैं ऐसा किया होता, अगर मैंने वो गलती ना की होती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती, क्यों मैंने उसे जाने दिया। और यही इमोशनल बैगेज हमें हर दिन स्लो करता रहता है। चाहे आप आज कितनी भी मेहनत करें, अगर बीते हुए कल का गिल्ट साथ है तो मन कभी फ्री नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग में वही सब चीजें घूमती रहेंगी। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट के साथ संतुलन नहीं बना लेते, आपका फ्यूचर कभी पीसफुल नहीं बन सकता है। ऑथर बताते हैं कि जो लोग गिल्ट से या रिग्रेट में जीते हैं, उनका माइंड हमेशा दो तरफ खिंचा रहता है, एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ पास्ट। इसका सीधा असर पड़ता है सेल्फ वर्थ पर, रिलेशनशिप पर, फोकस और एनर्जी पर। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है तुम पहले भी फेल हो गए हो, तुम उस टाइम सही डिसीजन नहीं ले पाए, तुम दूसरों को हर्ट कर चुके हो, और फिर हम अनकॉन्शियसली खुद को पनिश करने लगते हैं। अंजलि एक स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन एक समय उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ दिया था। अब जब भी वो किसी नए रिलेशनशिप में जाती है, तो उसका माइंड कहता है तुम ट्रस्ट करने के लायक नहीं हो, तुम फिर किसी को हर्ट करोगी। वो बार बार पास्ट में हुए मिस्टेक्स को याद करती है और खुद को मौका देने से पहले ही पीछे हट जाती है। धीरे धीरे उसका सेल्फ वर्थ खत्म होने लगता है, क्योंकि उसने खुद को माफ करना सीखा ही नहीं। लेखक इस लेसन में कहते हैं कि आप अपना अतीत नहीं ढोते, आप उसकी व्याख्या को अपने साथ रखते हैं। मतलब बीता हुआ कल आपको आज तक रोक नहीं सकता, लेकिन आपके माइंड का उसे देखने का तरीका जरूर रोक सकता है। सेडमैन कहते हैं गिल्ट और रिग्रेट वो जहर है, वो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस को मारते रहता है। और जब तक आप ये इमोशनल पॉइजन रिलीज नहीं करते, आप क्लैरिटी और पीस को फील नहीं कर पाते। अपने पास्ट को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। माइंड को रिमाइंड बटन से ब्रेक दीजिए, खुद को पनिश करना बंद कीजिए, बार बार नेगेटिव थॉट से खुद को मारना बंद कीजिए। रिग्रेट को आइडेंटिटी मत बनाइए। मैं वही इंसान हूँ जिसने ये किया था का लेबल उतारने के लिए राइट एंड रिलीज रिचुअल, यानी अपने गिल्ट को पेपर पर लिखिए और फिर उसे जला दीजिए या फाड़ दीजिए। ये सिंबॉलिक एक्ट माइंड को क्लोजर देता है। आप मिरर में देखिए और खुद से कहिए, हाँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं खुद को माफ करने लायक हूँ। मैं वो इंसान नहीं जो गलती करता था। हर दिन एक लाइन लिखिए, मैं खुद को माफ करता हूँ, ताकि मैं खुद को आज एक नई शुरुआत दे सकूँ। माइंडफुल अफर्मेशन, जो मेरे बस में नहीं उसे मैं छोड़ देता हूँ और अब मैं शांति को चुनता हूँ। डिटॉक्स योर माइंड इस लेसन के जरिए हमें एक पावरफुल मैसेज देती है, जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आप अपने मीनिंग को बदल सकते हैं। पास्ट आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान नहीं है। अगर आप आज भी गिल्ट में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अब बदल चुके हैं। और जब आप उस गिल्ट को छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग एक नई क्लैरिटी और फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगता है। लेसन 4, स्केयर्ड ऑफ व्हाट पीपल थिंक, स्टॉप नाउ। इस लेसन में एक ऐसा डर सामने लाया गया है जो ज़्यादातर लोग स्वीकार भी नहीं करते। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही एक सवाल हर दिन हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं,
लेकिन डर लगता है कि कोई मजाक न बना दे। आप नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं क्योंकि सामने वाला नाराज हो सकता है। आप सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आप लोगों को खुश रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को क्या चाहिए यही भूल जाते हैं। इसे ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप हर डिसीजन दूसरों के अप्रूवल से लेने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और को थमा देते हैं। डर का जजमेंट और पीपल्स प्लीजिंग की वजह से आप बोल्ड एक्शंस नहीं ले पाते, आप अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते और धीरे धीरे खुद को खोते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हर किसी को खुश करना दयालुता नहीं होता, ये छुपा हुआ डर होता है। मतलब आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने रिजेक्शन के डर को छिपा रहे हैं। अगर आपको बार बार लगता है कि आप सबको खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखिए ये काम आपका है ही नहीं। एक लड़का बहुत ही इंट्रोवर्टेड था। वो कभी किसी को ना नहीं कहता था। क्लास में कोई असाइनमेंट करना होता था तो लोग उसी से करवाते थे, क्योंकि वो कभी किसी को मना कर ही नहीं पाता था। उसके फ्रेंड्स पार्टी करते थे तो उसका मन ना होते हुए भी वो वहाँ जाता था। फैमिली भी उसे परफेक्ट बेटा मानती थी, जो कभी किसी से उलझता नहीं था। धीरे धीरे वो खुद से कटने लगा। उसे नहीं पता था कि वो किसे पसंद करता है, क्या करना चाहता है। उसकी आइडेंटिटी लोगों की एक्सपेक्टेशंस में घुल गई थी। लेखक इस लेसन में कहते हैं कि आप लोगों की सोचने में नहीं रहते, इसलिए उनकी राय के हिसाब से जीना बंद कर दीजिए। मतलब आप किसी और के दिमाग में नहीं रहते तो फिर उनकी थिंकिंग से अपनी जिंदगी क्यों चला रहे हैं। सेडमैन कहते हैं कि फियर ऑफ जजमेंट सिर्फ एक इल्यूजन है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। अगर सोचते भी हैं तो क्या आप उन्हें अपनी फ्रीडम से बड़ा बना देंगे। हर डिसीजन दूसरों की नज़र से मत देखिए। क्या वो मुझे जज करेंगे, ये सवाल पूछना बंद कीजिए। हर किसी को हाँ मत कहिए। हर हाँ जो मजबूरी में कहा गया हो वो एक नहीं होता है खुद के लिए। अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर मत कीजिए। मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए इन सब का कहा मान लूँ, ये आपकी गलत सोच है। स्टार्ट स्मॉल नो। हर दिन एक छोटा ना बोलिए, बिना किसी गिल्ट के। जैसे आज मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। राइट योर कोर वैल्यूज। वो 3 चीजें लिखिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप जो भी फैसला लें, देखें कि क्या वो इससे मैच करता है या नहीं। यूज 555 रूल। जो लोग अभी आपको जज कर रहे हैं, क्या उनका ओपिनियन 5 दिन, 5 घंटे और 5 मिनट के लिए है या नहीं। 5 महीने या 5 साल बाद वो क्या मैटर करेगा। डू मिरर अफर्मेशन। मुझे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को अपनी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर में हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सच में हमारा है या सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए लिया गया डिसीजन है। जब आप खुद को लोगों की नज़र में परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप एक फेक वर्जन जीने लगते हैं और ये सबसे बड़ा मेंटल बर्डन बन जाता है। इस बुक का मैसेज साफ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इमोशनल थकावट हटाना चाहते हैं तो लोगों की नज़रों से खुद को आज़ाद कीजिए, क्योंकि जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो खुद अपनी ज़िंदगी में खोए हुए हैं। आपका काम है खुद को सच के साथ एक्सेप्ट करना, ना कि सबको खुश रखना। लेसन 5, फीलिंग बर्न्ड आउट, रिचार्ज योर माइंड। यहाँ लेखक उस अदृश्य थकावट की बात कर रहे हैं जो हमें हमारी बॉडी से नहीं, हमारे दिमाग से आती है। जब आप दिन भर काम करते हैं पर फिर भी लगता है कि आपने कुछ खास काम नहीं किया, जब सुबह उठने पर भारीपन लगता है और हर चीज बोझिल महसूस होने लगती है, तो ये सिर्फ फिजिकल एग्जर्शन नहीं, ये मेंटल बर्नआउट होता है। ये बर्नआउट हमें अंदर से खोखला कर देता है, जहाँ मोटिवेशन खत्म हो जाती है और माइंड हर चीज से भागना चाहता है। मानसिक बर्नआउट को लोग गंभीरता से नहीं लेते और हर कोई कहता है कि थोड़ा सा सो लो, थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। नींद नहीं, मानसिक पुनर्निर्माण चाहिए। जब माइंड हर वक्त काम, नोटिफिकेशंस, गोल्स और कंपैरिजन में उलझा होता है तो वो रिचार्ज नहीं होता, सिर्फ और ज़्यादा ड्रेन होता रहता है। लेखक कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक बैटरी की तरह है। अगर हम उसे चार्ज होने का टाइम नहीं देंगे
तो वो सिर्फ रिएक्ट करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। 24 साल की एक लड़की महत्वाकांक्षी, डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग थी। हर दिन चेकलिस्ट बनाती, अपने गोल सेट करती और हर काम टाइम पर पूरा करने की पूरी कोशिश करती। लेकिन एक दिन वो टूट गई। ना उसे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट रह गया, ना कोई अचीवमेंट से वो खुश हो रही थी। उसे लगा वो हार गई है, जबकि वो हर रोज जीतने के लिए कोशिश कर रही थी। असल में वो बर्नआउट हो चुकी थी। बॉडी एक्टिव था पर माइंड थक चुका था। लेखक कहते हैं कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेहतर तरीके से रुकना सीखना है। मतलब सोल्यूशन प्रोडक्टिविटी नहीं है, इंटेंशनल पॉजिंग है। ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए, ऐसा रेस्ट जिसमें कोई स्क्रीन ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, बस प्योर प्रेजेंस हो। मेंटल बर्नआउट तब होता है जब आप खुद को स्टॉप करना भूल जाते हैं। बिजी रहने को अपना अचीवमेंट मत समझिए। हर वक्त कुछ करते रहना ही प्रोग्रेस नहीं होता। ब्रेक्स लेने को गिल्ट मत समझिए। रेस्ट का मतलब लेजीनेस नहीं होता, वो ब्रेन का फ्यूल होता है। सोशल मीडिया को रिलैक्सेशन मत समझिए। स्क्रॉलिंग आपको रिलैक्स नहीं होने देता, वो और ज़्यादा आपको मेंटल नॉइज देता है। डेली डिजिटल फ्री पॉज रखिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट का टाइम सिर्फ खुद के साथ बिताइए, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना कोई स्टिमुलेशन के। बस सांस लीजिए और होने का एहसास कीजिए। क्रिएट अ नथिंग आवर। दिन का एक फिक्स टाइम स्लॉट ऐसा रखिए जहां आपको कुछ भी अचीव नहीं करना है, बस फ्री रहना है। वॉक कीजिए और नेचर को देखिए। मन खुद ब खुद फ्रेश होता है, आपका माइंड फिर से रिचार्ज होता है। अडॉप्ट माइंडफुल ट्रांजिशन। एक काम से दूसरे काम पर जंप मत कीजिए। 2 मिनट का पॉज लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, फिर अगले टास्क पर जाइए। बर्नआउट जर्नल स्टार्ट कीजिए। रात में 3 सवाल लिखिए। आज मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ ड्रेन हुई? क्या मैंने आज खुद को पॉज होने का समय दिया? क्या मैं आज खुद के साथ जेंटल था? ये किताब इस चैप्टर के जरिए संदेश देती है कि काम करने की भूख ठीक है, लेकिन खुद से जुड़ने की भूख उससे भी ज्यादा जरूरी है। बर्नआउट तब आता है जब आप सिर्फ रिजल्ट चेस करते हैं, बिना ये समझे कि आपकी मेंटल हेल्थ ही आपका रियल एसेट्स है। लेखक हमें बताते हैं कि रिचार्ज करने का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि एक ऐसा पॉज है जहां माइंड फिर से क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कनेक्शन महसूस कर सके। अगर आप रोज बर्नआउट फील करते हैं तो आपको और करने की नहीं, थोड़ा रुक कर खुद से मिलने की जरूरत है। लेसन 6, एंगर टेक्स ओवर फास्ट, कंट्रोल इट। इस लेसन में लेखक बात करते हैं उस गुस्से के बारे में जो बिना चेतावनी के फट पड़ती है और बाद में सिर्फ गिल्ट छोड़ जाती है। कभी कभी छोटी सी बात हमें इतना ट्रिगर कर देती है कि हम खुद को पहचान ही नहीं पाते। आवाज ऊंची हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और दिल तेज तेज धड़कने लगता है। सच्चाई ये है कि वो गुस्सा उस पल की बात नहीं होती, बल्कि सालों की अनसुलझी इमोशंस और दिमाग के अंदर जमा हुई रिएक्टिव एनर्जी होती है। लेखक कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड एंगर एक मेंटल टॉक्सिन है जो हमें न केवल दूसरों से दूर करता है बल्कि खुद से भी दूर कर देता है। अनकंट्रोल्ड एंगर आपकी लाइफ को 2 हिस्सों में बांट देता है, पछतावा और अकेलापन। अगर गुस्सा आपके रिलेशनशिप और सोचने की ताकत को कंट्रोल करने लगे तो आप सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी हारने लगते हैं। एंगर सबसे डेंजरस तब बनता है जब आप उसे नॉर्मल समझने लगते हैं। 27 साल का एक लड़का जो खुद को शॉर्ट टेम्पर कहकर जस्टिफाई करता था, किसी की टोन या कुछ डिसएग्रीमेंट और वो एक्सप्लोर कर जाता। उसे लगता था कि वो स्ट्रांग है, डायरेक्ट है और स्पोकन है, पर धीरे धीरे उसके दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उसकी जॉब भी उससे दूर हो गई। असल में वो स्ट्रांग नहीं था, वो इमोशनली अनकंट्रोल्ड था। जब वो थेरेपी में गया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका गुस्सा, उसकी पेन, पास्ट रिजेक्शन और लैक ऑफ इमोशनल क्लैरिटी से आता था। लेखक कहते हैं कि गुस्सा ताकत नहीं होता, ये एक संकेत होता है कि इसे ध्यान से सुनो। गुस्सा गलत नहीं है, पर उसे अनसुना करना और उसे रिएक्ट करने देना, यही आपको कमजोर बना देता है।
गुस्से को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप रिएक्शन से पहले अवेयरनेस लाएं। जब आप ट्रिगर्स को पहचानना शुरू कर देंगे तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के। गुस्से को दबाना नहीं है, दबा हुआ गुस्सा बाद में कहीं और ज्यादा जहरीला बनकर बाहर आता है। जस्टिफाई मत कीजिए, मैं सही हूँ, ये एटीट्यूड आपको कभी ग्रो नहीं करने देगा। गुस्से को एक्शन का बहाना मत बनाइए। हर्ट करके पावर फील करना एक इल्यूजन है। क्रिएट अ पॉज रिचुअल। जब भी गुस्सा आए, जैसे ही आप ट्रिगर हो, 5 सेकंड के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। ट्रिगर ट्रैकिंग जर्नल शुरू कीजिए। हर बार जब गुस्सा आए, बाद में उसको नोट कीजिए, क्या हुआ, कैसा लगा और उससे पहले क्या हुआ था। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। यूज मोमेंट टू रिलीज इमोशन। गुस्से को दबाइए मत, उसे हेल्दी तरीके से बाहर निकालिए। पुशअप्स लगाइए, वॉक कीजिए या जोर जोर से सांस छोड़िए, एनर्जी बाहर आएगी। एम्पैथी प्रैक्टिस कीजिए। खुद को उस इंसान की जगह रखिए जिससे आप गुस्सा हुए हैं। इससे आपका मन रिएक्ट करने की बजाय समझने की कोशिश करेगा। इस लेसन में डिटॉक्स योर माइंड हमें बताता है कि गुस्सा एक चेतावनी है, ना कि हथियार। ये किताब हमें बताती है कि गुस्से को दबाना सलूशन नहीं है, उसे समझना, स्वीकार करना और चैनलाइज करना ही असली स्ट्राइक है। जब आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप सिर्फ बाहर की दुनिया पर ही नहीं, अपने इनर वर्ल्ड पर भी राज करने लगते हैं। और जब माइंड डिटॉक्स होता है तो उस पर कोई इमोशन हावी नहीं होता। लेसन 7, ऑलवेज कंपेयरिंग योरसेल्फ ब्रेक फ्री। इस चैप्टर में ऑथर एक ऐसी इनविजिबल बीमारी की बात कर रहे हैं जो बाहर से दिखती नहीं पर अंदर से हमें खोखला कर देती है, सेल्फ कंपैरिजन। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और किसी की लग्जरी लाइफ को देखकर आप भी वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं, या जब कोई दोस्त आपसे ज़्यादा अचीव कर लेता है और आपके मन में थोड़ी जलन होती है, तो ये सिर्फ जलन भावना ही नहीं होती, ये लो सेल्फ वर्थ का सिग्नल होता है। लेखक समझाते हैं कि कंपैरिजन का दिमाग पर वही असर होता है जैसे लगातार जहर का हल्का डोज देते रहने पर होता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और इनर पीस दोनों खत्म हो जाते हैं। जब आप दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करते हो तो आप अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट खो देते हैं। आप किसी और के हाईलाइट रील को अपनी रियलिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर खुद को कम समझने लगते हैं। ये माइंडसेट आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा, चाहे आप कितना कुछ भी अचीव क्यों न कर लें। लेखक इस हैबिट को द थीफ ऑफ जॉय कहते हैं। वो लिखते हैं कि तुलना आपको वो नहीं दिखाती कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है, बल्कि ये आपको उन सब से अंधा कर देती है जो पहले से आपके पास है। लेखक कहते हैं कि जब आप बार बार खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी खोते रहते हैं और दूसरों के अप्रूवल में जीना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया को एब्सोल्यूट ट्रू मानना बंद कीजिए। लोग वहां पर अपनी लाइफ की बेस्ट मोमेंट दिखाते हैं, ना कि उनकी रियलिटी। अचीवमेंट की रेस में खुद को पुश करना बिना अपनी नीड समझे। हर किसी की जर्नी, टाइमलाइन और मीनिंग ऑफ सक्सेस अलग अलग होते हैं। वो मुझसे आगे है जैसे टॉक्सिक थॉट्स में खुद को जलाना, ये कंपैरिजन आपको जेलस बना देगा, इंस्पायर्ड नहीं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस रोज कीजिए। हर दिन 3 चीज लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे आपका माइंड नेचुरली समृद्धि पर फोकस करेगा, ना कि कमी पर। डिजिटल बाउंड्री सेट कीजिए। सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम रखिए और स्क्रॉल लिमिट भी। सेल्फ डेफिनेशन क्रिएट कीजिए और खुद से पूछिए कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। जब क्लैरिटी आएगी तो कंपैरिजन अपने आप धूमिल हो जाएगा। कंपेयर ओनली विद योर पास्ट सेल्फ। कल के मुकाबले आप आज कितना ग्रो हुए हैं, यही असली सक्सेस है। डिटॉक्स योर माइंड में इस चैप्टर के जरिए लेखक ये क्लियर मैसेज देते हैं कि आप जैसे हो वैसे भी इनफ हो। ये किताब बताती है कि खुद को दूसरों से कमतर मानना एक इल्यूजन है, एक ट्रैप है जो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। सच तो ये है कि जब आप कंपैरिजन से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप अपनी लाइफ की क्लैरिटी, पीस और रियल कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। और यही है वो मेंटल फ्रीडम जो इस किताब का सबसे अहम लक्ष्य है। लेसन 8, नेगेटिव थॉट्स ऑन स्टॉक डिटॉक्स देम। इस लेसन में लेखक एक गहरे मेंटल लूप की बात करते हैं जिसमें फंसकर हम अपनी सोच से डरने लगते हैं।
नेगेटिव थॉट्स ये एक स्फीयर है, ऐसा मेंटल ट्रैप है जिसमें एक छोटी सी चिंता धीरे धीरे पूरी कहानी बन जाती है, जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये क्या होगा से शुरू होकर मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा तक पहुंच जाती है। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इस पैटर्न को पहचान नहीं पाते। वो सोचते हैं कि उनके थॉट्स ही उनकी आइडेंटिटी हैं, लेकिन असल में ये थॉट्स सिर्फ मेंटल नॉइस होते हैं जो लगातार माइंड में चलते रहते हैं, स्पष्टता और सुकून को मिटा देते हैं। जब हम अपने इन विचारों को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानने लगते हैं तो हम अपनी लाइफ को डर और कंफ्यूजन से चलाने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ा देते हैं, सेल्फ डाउट को नॉर्मल बना देते हैं और डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर देते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सोच को पकड़ना और उसे ऑब्जर्व करना सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ है। अब 24 साल के एक लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं जो हर बार कोई नया काम शुरू करता है तो एक ही थॉट उसके माइंड में आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। वो हर छोटी से छोटी चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो उसको लगता है शायद लक बाई चांस आ गया। फ्रेंड ने अगर तारीफ की तो उसको लगता है कि शायद उसका फ्रेंड मजाक कर रहा होगा। धीरे धीरे वो खुद से दूर हो गया। जिंदगी चल रही थी पर माइंड लगातार उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था। लेखक कहते हैं सोच सिर्फ सोच होती है, ये हकीकत नहीं होती, लेकिन जितना ज्यादा आप उन पर यकीन करते हो उतना ही ज्यादा आपकी हकीकत वो बन जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि हर इंसान के दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम उन्हें सच मानने लगते हैं और उनसे रिएक्ट करने लगते हैं। हर थॉट को सच मान लेना, रियलिटी मान लेना एंजाइटी का रूट है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को अनदेखा करना, मैं बेकार हूँ, मेरे बस की बात नहीं, ये वाक्य धीरे धीरे सेल्फ इमेज को नष्ट कर देते हैं। ओवर थिंकिंग को थिंकिंग समझना, सोचते रहना कोई सोल्यूशन नहीं देता। क्लैरिटी एक्शन से आती है, कंफ्यूजन रिपीटेशन से। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट है पॉज लीजिए और खुद से पूछिए क्या ये थॉट सच में यूजफुल है। ऐसा करने से आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीखेंगे। थॉट्स डंपिंग कीजिए। हर सुबह या रात को अपने थॉट को 10 मिनट लिखिए, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। इससे मन हल्का होगा और पैटर्न्स क्लियर होंगे। ये किताब कहती है कि माइंड को डिटॉक्स करना मेंटल साइलेंस या परफेक्ट पॉजिटिविटी से नहीं बल्कि अवेयरनेस से होता है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो उन्हें देख सकती है और चुन सकती है कि किस पर बिलीव करना है, किस पर नहीं। और यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। कंक्लूजन ये है कि हर चैप्टर ने हमें एक एक करके ये सिखाया कि असली जंग बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। कभी ओवर थिंकिंग, कभी सेल्फ डाउट, कभी लोगों के डर से दब जाना या बार बार खुद की तुलना करना, लेकिन हर बार सलूशन भी हमारे अंदर ही था। अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ ये किताब हमें सिखाती है कि जब हम अपने थॉट्स को पहचानना शुरू कर देंगे, जब हम मन की सफाई करने लगते हैं, तभी हम क्लैरिटी, पीस और असली कॉन्फिडेंस को महसूस कर पाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी डिटॉक्स कोई डाइट नहीं बल्कि माइंड डिटॉक्स है, और यही इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण मैसेज है।